मीनाक्षी को अपने साथ लगा लिया। इसके जिस्म से इंतहाई आला किस्म के परफ्यूम की खुशबुएं उठ रही थीं। इसका मज़ीद एतमाद हासिल करने के लिए उसे अपने साथ लगाना बहुत ज़रूरी था, या आप ये समझ लें कि मुझे इस वक्त किसी नफसानी ख्वाहिश ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। बहरहाल मैं भी जवान था। अगरचे मेरा किरदार एक ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता मुसलमान कमांडो की हैसियत से अब तक बेदाग रहा था और मुझे उसे बेदाग ही रखना था, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। उस वक्त मीनाक्षी को अपने साथ लगाने की ज़बरदस्त ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हो गई थी और मैं एक लम्हे के लिए बेबस हो गया था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देवता शिवजी महाराज को मैं तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा और उनसे तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज, कोई उपाय ज़रूर पूछ लूँगा। तुम बेफिक्र रहो। अभी तक मैंने उसे अपने सीने से लगा रखा था। मैंने उसे अलग करना चाहा तो वो खुद मुझसे लिपट गई और मेरे सीने पर सर रखकर बोली, मेरे गुरुदेव महाराज, मुझे अपने से अलग न करना। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम जो कहोगे करूंगी। मैंने फ़ौरन अपने आप को संभाला क्योंकि मामला हद से आगे बढ़ने लगा था। उसे अपने आप से अलग किया और कहा, मीनाक्षी, तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवजी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब वो और मैं दोनों हिंदी में बात करने लगे थे। मुझे अचानक याद आ गया कि चंद्रिका ने मीनाक्षी पर अपना असर कायम करने के लिए मुझे ये भी कहा था कि जिस रात तुम उससे मिलने जाओगे उससे पहली रात को मैं उसके ख्वाब में आऊँगी और ये बात कहूँगी। मुझे चंद्रिका की वो बात याद आ गई। दूसरे रोज़ इस बात को जाहिर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने मीनाक्षी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें कहनी भूल ही गया था। ये बताओ कि कल रात तुम्हारे ख्वाब में दुर्गा माता आई थी? मीनाक्षी के हलक से मारे हैरत के हल्की सी चीख निकल गई। वो बेइख्तियार होकर बोली, मेरे गुरुदेव, तुम तो अंतर्यामी हो। तुमको तो मेरे अंदर बाहर का, मेरे सोते जागते का सारा हाल मालूम है। फिर उसने अपना हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और परेशान होकर कहने लगी, हाँ हाँ, दुर्गा मैया रात मेरे ख्वाब में आई थी। उसने एक ऐसी बात मुझे कह दी है कि जिससे मैं सारी रात परेशान रही हूँ और उसी परेशानी में सारा दिन घर बैठी रही हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुर्गा माता ने यही कहा था ना कि मीनाक्षी तुम्हारा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में होगा। फर्ते अकीदत से मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठ कपकपाने लगे। बोली, हाँ, दुर्गा मैया ने यही कहा था गुरुजी। ये माता ने क्यों कहा? भगवान के वास्ते शिवजी से कहिए कि मेरा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में ना हो। मैं सारी उम्र आपकी आभागी रहूंगी। मेरा ये तीर भी ठीक निशाने पर बैठा था। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, शांत रहो मीनाक्षी, तुम्हारा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में नहीं होगा। मैं शिवजी महाराज से कहकर तुम्हारे सारे पाप धुलवा दूंगा। मीनाक्षी कुर्सी से नीचे उतरकर मेरे पाँव पर गिर पड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर दोबारा कुर्सी पर बिठाया। वो मेरे हाथों को बार बार चूम कर अपनी आंखों से लगा रही थी। इस छोटे से कमरे में अब मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ दीवार में एक शेल्फ बना हुआ था जिसमें हर किस्म की शराब की बोतलें और शीशे के किस्म किस्म के ग्लास पड़े थे। आगे एक काउंटर भी बना हुआ था। साराबाई डांस सेंटर की रीना लैनी देवी ने ऊंचे तबके के अय्याश और मालदार बूढ़ों की अय्याशी के सारे सामान का इंतजाम किया हुआ था। वैसे भारत में शराब आम थी और ऊंची सोसाइटी के तकरीबन हर घर में हर वक्त मौजूद रहती थी। इतने में दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। मीनाक्षी जल्दी से मुझसे अलग हो गई और अपनी साड़ी, ब्लाउज और बाल ठीक करने लगी। मैं भी पीछे हट गया। इसने अंग्रेजी में पूछा, कौन? दूसरी तरफ से रीना लैनी देवी की आवाज़ आई, क्या स्वामी जी महाराज अंदर हैं? अभी रीना लैनी देवी ने मेरा कोई शोभा नहीं देखा था, लेकिन वो मेरी बातों से ही बेहद मुतासिर हो गई थी। मीनाक्षी ने कहा, अंदर आ जाए मैडम, स्वामी जी महाराज अंदर ही हैं। उस वक्त मीनाक्षी ने मेरे आगे अपना हाथ खोल दिया था। रीना लैनी देवी मुस्कुराती हुई हमारे करीब आ गई। मीनाक्षी ने कहा, मैं स्वामी जी को अपने हाथ की रेखाएं दिखा रही थी। रीना लैनी देवी भी कुर्सी खींचकर मेरे करीब आ गई और अपनी हथेली खोलकर मेरे आगे रखकर बोली, प्लीज़ स्वामी जी, मेरा हाथ भी देखें। मुझे खाक भी हाथ की रेखाएं देखनी नहीं आती थीं। इस वक्त चंद्रिका भी मेरे पास नहीं थी क्योंकि मुझे उसके जिस्म से और लिबास से उठने वाली लोबान की खुशबू नहीं आ रही थी। मैंने रीना लैनी देवी को टालते हुए कहा, मैडम, तुम्हारा हाथ फिर कभी देखेंगे। रीना लैनी देवी ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। फिर हंस पड़ी। मीनाक्षी ने पूछा, वो चंद्रकांत? मैं चौकन्ना हो गया। ये वही चंद्रकांत था जिसके बारे में चंद्रिका ने मुझे बताया था कि मीनाक्षी इससे नफरत करती है, मगर यूं ही इसे बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके साथ प्यार का खेल खेल रही है। रीना लैनी देवी हंसती हुई बाहर चली गई। मीनाक्षी के चेहरे पर चंद्रकांत का नाम सुनकर जो नागवारी के तासुरात उभरे थे वो अभी तक बरकरार थे।
मैंने उससे पूछा, मीनाक्षी, अगर तुम चंद्रकांत से नफरत करती हो तो फिर उससे झूठ में मोहब्बत का इजहार क्यों करती हो? मीनाक्षी आखिर फैशनेबल मॉडर्न तबके की लड़की थी और उसमें ऊंची सोसाइटी की तकरीबन सभी खामियां मौजूद थीं। मुझसे भी असल हकीकत छुपाने लगी। बोली, नहीं स्वामी जी, मैं उससे नफरत नहीं करती, बस वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने उसका एक और खुफिया राज दस्त अज़बाम करते हुए कहा, अगर तुम उससे नफरत नहीं करती तो फिर तुमने जो एक डायरी बना रखी है उसमें ये क्यों लिखा था कि मैं चंद्रकांत से नफरत करती हूँ और उसके साथ प्रेम का ड्रामा कर रही हूँ? मीनाक्षी पर हैरत का एक और हमला हुआ। वो आंखें खोले मेरा मुंह तकती रह गई। मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुमने अपनी खुफिया डायरी का नाम प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जिस इंसान के इतने खुफिया राज मैं खोल कर उसके सामने बयान कर दूंगा तो क्या वो मेरा मुती और मेरा मुरीद नहीं हो जाएगा? मीनाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक बार फिर मेरे कदमों पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाने लगा तो वो मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग किया और कहा, चलो दूसरे कमरे में चलो, लोग क्या कहेंगे? मीनाक्षी ने अंग्रेजी में कहा, मैं लोगों की क्या परवाह करती हूँ? मेरे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव मेरे पास बैठे हैं। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है? मगर मैं उसे अपने साथ दूसरे कमरे यानी हाल कमरे में ले आया। वहाँ लड़कियां रक्स के तोड़ों पर पांव थरका रही थीं। सोफे पर रीना लैनी देवी के साथ एक मोटी तोंद वाला नौजवान बैठा था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मगर पेट ज़्यादा उम्र के आदमियों की तरह निकला हुआ था। मीनाक्षी ने आहिस्ता से कहा, यही कमबख्त चंद्रकांत है। मैं रीना लैनी देवी के पास सोफे पर बैठ गया। इसने चंद्रकांत के साथ भी मेरा बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में तारुफ कराया और उसे बताया कि मैं जैन मत का बहुत बड़ा विद्वान हूँ और स्वामी महावीर वर्धना का भगत हूँ और अमेरिका में भी 7 साल पढ़ता रहा हूँ। मेरे अमेरिका में 6-7 बरस पढ़ने वाली बात ने चंद्रकांत को ज़्यादा मुतासिर किया। वो मुझसे अमेरिका के बारे में पूछने लगा। मालूम होता था कि पहली फ़्लाइट में अमेरिका जाकर किसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हो, मगर उसे वीज़ा नहीं मिल रहा था। फिर उसने मीनाक्षी की तरफ देखा और कहा, मीना जी, मैं तो आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम स्वामी जी को हाथ दिखा रही थी। मीनाक्षी ने तुनक कर कहा, तो मैं क्या करूँ, फिर मुझे बता कर आए थे। चंद्रकांत खामोश हो गया। लगता था उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि आज अचानक मीनाक्षी इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है। कुछ देर रीना लैनी देवी के पास बैठे रहने के बाद मैं जाने लगा तो मीनाक्षी भी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, स्वामी जी, मैं आपको आपके होटल ड्रॉप कर दूंगी। मैं उसके साथ साराबाई डांस सेंटर से बाहर आ गया। बाहर उसकी कीमती गाड़ी एक तरफ खड़ी थी। ये गाड़ी उसके बाप और रॉ के चीफ और मेरे टारगेट जीडी पांडे की थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि मीनाक्षी मुझे छोड़ने मेरे होटल तक खुद आए, क्योंकि मैंने अपने कमांडो स्पाइंग मिशन का पहला मरहला पूरा कर लिया था और अब मुझे अपने असल टारगेट यानी मीनाक्षी के बाप तक रसाई हासिल करनी थी। इसका भरपूर एतमाद हासिल करना था और उसके लिए मीनाक्षी से बात करनी और उसे इस्तेमाल में लाना बहुत ज़रूरी था। मीनाक्षी मेरी ज़बरदस्त मुती हो चुकी थी। अब मैं चाहता था कि इताअत गुजारी और अकीदत का यही जज्बा उसके बाप जीडी पांडे के अंदर भी पैदा करूं और उसके बाद रॉ के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस की सीक्रेट मिलिट्री सर्विस की फाइलों के खुफिया राज अपने कब्जे में करना शुरू कर दूं। यही मेरा असल मिशन था। गाड़ी मीनाक्षी खुद ड्राइव कर रही थी। शहर की कुशादा सड़कों पर खूब रोशनियां हो रही थीं। दूर नज़दीक शहर की ऊंची नीची इमारतों में भी रोशनियां झिलमिला रही थीं। मीनाक्षी अगर अपने बाप से मेरा तारुफ एक पहुंचे हुए जैनी भगत के रूप में करवाती है तो उसका उस पर इतना असर नहीं पड़ सकता था जितना असर इस तरह पड़ता कि अगर मीनाक्षी के बाप की भी 2 एक खुफिया बातें मुझे मालूम होती। इस बारे में सिर्फ चंद्रिका ही मेरी मदद कर सकती थी। गाड़ी ट्राइडेंट होटल के अहाते में दाखिल हुई तो मीनाक्षी ने कहा, स्वामी जी, तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर क्यों नहीं चलते? खाना हमारे साथ खाना। मैं तुम्हारी अपनी पिताजी से मुलाकात करवाऊंगी, वो भी बड़े जैनी भगत हैं। मैंने कहा, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता मीनाक्षी। तुम्हारे पास तो मैं खुद चल कर आया था और सिर्फ इसलिए कि शिव जी ने मुझे ख्वाब में तुम्हारी शक्ल दिखा दी थी और तुम्हारे बारे में सारी राज की बातें बता दी थी और तुम्हारी मुश्किल ख्वाब ही में देखकर तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। तुम्हारे साथ तो प्रेम मोहब्बत वाला मामला है। तुम्हारे पिताजी से मिलकर मैं क्या करूँगा? तुम घर जाओ। मीनाक्षी गाड़ी में से मेरे साथ ही बाहर निकल आई और कहने लगी, स्वामी जी, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ जाऊँगी।